इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, ये बेहद फ़क्र की बात है कि आज एक ऐसा शख्स हमारे बीच में मौजूद है, एक जिसे कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी हर मुश्किल को एक अवसर में बदला है, जिन्होंने अपने संघर्षों के बीच रास्ता खोज सफलता की ऊंचाइयों को हासिल किया है। और इनके हक में ये कहूँ तो गलत ना होगा कि जब टूटने लगे हौसले तो बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल मेरे दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के चीफ गेस्ट जनाब इमरान प्रताप गढ़ी सर, जो एक पोएट है, एक पॉलिटिशियन है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। सर प्लीज़ आइए और इस महफिल पर रोशनी डालने की कृपा करें। बेहद शुक्रिया सेवा की पूरी टीम का, खुसूसी तौर पर रियाज अहमद साहब, अशरफ साहब और निज़ामुद्दीन साहब। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे फिरदौस मिर्ज़ा साहब, आसिम नवेद साहब और जिन्हें अभी हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे, जवाद काजी साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मोहतरम वजाहत मिर्ज़ा साहब। मैं पिछले दिनों यूएस था, अमेरिका था, मुशायरों में। वहाँ मुझे पता चला कि महाराष्ट्र में यवतमाल की एक बेटी ने यूपीएससी क्रैक किया है और वो महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस बनने जा रही है। तो मैंने उसे सोशल प्लेटफॉर्म पे मुबारकबाद दी और देते हुए मुझे ख्याल भी आया बार बार कि इतने साल लग गए पहली मुस्लिम महिला आईएएस बनने में महाराष्ट्र में। जब मैं दिल्ली वापस लौट के आया तो मैंने वजाहत साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि उस बिटिया से मिलने के लिए आना है, उस बहन से मुलाकात के लिए आना है। मैं कोशिश करता हूं कि इस तरह का कभी कोई बच्चा कहीं भी निकलता है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए कोशिश करता हूं कि उसके घर तक जाऊं, वो कहीं का भी हो। और चूंकि मैं महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो मेरा फर्ज भी है कि मैं ऐसे बच्चों से मुलाकात के लिए जाऊं। मैंने वजाहत साहब को फ़ोन किया और जब हम यवतमाल पहुंचे उस बहन से मिलने के लिए, अदीबा अनम से, वहां बैठे थे, उनकी फैमिली से मिल रहे थे, ढेर सारे लोग थे। तो उसी बीच में थोड़ा जोर से बोलने वाला एक शख्स मुझे सुनाई पड़ा। तो मुझे लगा कि होते हैं कुछ लोग ना, आपको थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि आपका जहन उनकी तरफ जाता है कि ये कौन शख्स है जो भीड़ से अलग बोल रहा है। तो मैंने वजाहत भाई से पूछा कि ये साहब कौन है, तो उन्होंने बताया इनका नाम निज़ाम साहब है और ये यहाँ पे सेवा संस्था, एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। बातचीत हो रही थी, इन्होंने मुझे वहीं बैठे बैठे दावत दी कि आप मेरे सेवा सेंटर तक चलिए। तो कुछ लोगों की पहली बातचीत आपको ऐसी लगती है कि नहीं जाना चाहिए। तो कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा, मुझे वापस लौटना था, और भी प्रोग्राम थे, लेकिन मैंने अपने साथियों से कहा कि सेवा के सेंटर तक चलते हैं। गया तो एक छोटा सा कमरा, और इनसे जो गुफ्तगू हुई तो जो इनकी पहली बात जिसने मुझे बहुत अपील किया वो ये था कि आपने तबलीगी जमात के बारे में सुना है, हम तालीमी जमात के पैटर्न पे काम करते हैं। तो मुझे वो बात बहुत जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगी कि ये तो बिल्कुल ऐसा ख्याल है जिससे लोगों को बहुत अच्छे से जोड़ा जा सकता है कि एक टीम जा रही है, एक जमात जा रही है जो तालीम के लिए बात कर रही है। मैं थोड़ी देर इनके साथ बैठा रहा, इनका कुछ प्रेजेंटेशन था, इनका लिटरेचर था, मैंने वो सब देखा और देख करके मैंने इनसे कहा कि आपसे एक बार दिल्ली मुलाकात करेंगे। मैं वापस चला आया, फिर राब्ते में रहे हम लोग, और फिर मैंने एक दिन इनकी पूरी टीम से कहा कि आप दिल्ली आइए, एक बार बात करते हैं आपसे। और इन्होंने मेरी दावत कबूल की।
अपने 3-4 साथियों के साथ निजाम भाई दिल्ली आए। चूंकि ये मेरा फील्ड भी है, मैं 2010 से जब अल्लाह ने मुझे थोड़ी सी शोहरत दी, मैं हिंदुस्तान भर के मुशायरों में जब जाने लगा, अवाम ने मोहब्बत दी, पैसा दिया, शोहरत दी, तो मुझे लगा कि ये मेरा फर्ज भी है कि अल्लाह ने जो शोहरत दी है उसका कुछ कर्ज उतारूं। तो मैंने पहला काम जो शुरू किया कि मैं अवाम के बीच में खड़ा होकर जब गुफ्तगू करता था या अपनी शायरी सुनाता था, और मुझे लगता था कि जो सामने भीड़ बैठी है 20,000 की, 25,000 की, 50,000 की, जब मुझे लगता था कि वो पूरी तरह से मेरी बात सुनने के लिए तैयार है, तो मैं उसके बीच में तालीम पर बात करने का मौका निकालता था। और तालीम पे बात करने का मौका भी जब निकालता था तो मैं कोशिश करता था कि मैं बच्चों को यूपीएससी के लिए उनका जहन तैयार करूं और उनसे बात करूं। मुझे याद है एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था मेरा, 2011 का वीडियो था। मैं कोलकाता के एक मुशायरे में गया हुआ था और मैंने वहां बात करते करते कहा कि तुम्हारे साथ जुल्म और सितम हो रहा है, अगर चाहते हो कि ये रुके तो यूपीएससी करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सिस्टम पे कब्जा करो। जब तक ये नहीं करोगे तुम पर होने वाले जुल्म सितम नहीं रुकेंगे। मैंने ऐसे ही बेख्याली में कह दिया था। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। फिर इस देश के एक बड़े सांप्रदायिक चैनल ने, जिसकी पैदाइश ही सांप्रदायिकता के लिए हुई है, उस चैनल ने एक प्रोग्राम बनाया यूपीएससी जिहाद। तो मेरे उस वीडियो को उसके प्रोमो में रखा कि देखिए इमरान प्रतापगढ़ी कह रहा है कि सिस्टम पे कब्जा करो। तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो सुप्रीम कोर्ट में मैं तो, मुझे पता भी नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि जब आईबी मिनिस्ट्री ने उस प्रोग्राम का प्रसारण नहीं रोका तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने जब सबको बुलाया और उसे सुनने के बाद डांट फटकार लगाई आईबी मिनिस्ट्री को और कहा यह प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं होगा, तब वो मेरा जहन शुरू से था। जब मैंने इनको बुलाया, इनसे बातचीत की, तो मैंने कहा आप काम करना शुरू करिए, आपका काम बहुत बड़ा है। और मुझे भी ऐसे ही किसी सरफिरे आदमी की तलाश थी कि जो इस तरह का काम करे और उसे हम पीछे से जितना सपोर्ट दे पाए सपोर्ट दें। वो दिन और आज का दिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनसे जुड़ा रहूं। कभी आरिज मीर ने एक शेर कहा था कि अपनी बातों को तोलना होगा, अपनी बातों को तोलना होगा, यानी सूरज को बोलना होगा। धूप कमरे में यूं ना आएगी, उठ के दरवाजा खोलना होगा। मैं नागपुर में खड़ा हूं, सेंटर है पूरा इस जोन का नागपुर, और नागपुर में खड़ा होकर के मैं पूरे हिंदुस्तान भर के अपने लोगों से मुखातिब होके एक शिकायत भी कर रहा हूं कि हम बहुत विक्टिम भी हो गए हैं। हमारे जहन में घुस गया है कि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ तो सिस्टम बहुत बुरा कर रहा है, हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हमें यह नहीं करने दिया जा रहा है। धीरे 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 हमारे जहनों में इतना यह बात घुस गई है कि अब हमने कोशिशें करना भी बंद कर दिया है और हम सिर्फ शिकायती हो गए हैं। हम शिकायत से आगे बढ़कर के कोशिश करना ही नहीं चाहते। कैसे कोशिश करें इसका रास्ता हमारे दानिशमंद लोगों को, हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों को निकालना पड़ेगा, वरना दिनों दिन कम्युनिटी और डिमोरलाइज होती चली जाएगी। ये एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ जब सियासत ने, हुकूमतों ने अपना प्लान चुन लिया है, विरासतों को मिटा देना है, निशानियों को मिटा देना है, कल्चर खत्म कर देना है, ऐसे में हमको भी तो एक प्लान चुनना पड़ेगा। एक चीज यहां बैठे हुए हर शख्स से कहना चाहता हूं, हर मसले का हल सिर्फ सियासत से नहीं निकलेगा। इस माइंडसेट से बाहर आ जाइए, कभी नहीं निकलेगा। अगर आपको यह लगता है कि आज जो जुल्म सितम है, आज जो मसले हैं, कल को निजाम बदलेगा तो सारे मसले एक झटके में खत्म हो जाएंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं।
मैं सिस्टम के अंदर बैठा हूं इसलिए बात कह रहा हूं। बिल्कुल मसले खत्म नहीं होंगे जब तक आप अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक कोई हुकूमत सिस्टम को चेंज नहीं कर पाएगी। ये जुल्म सितम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। हम सिस्टम का मातम तो करते हैं, लेकिन हम सिस्टम में हैं कहां? ना हम जुडिशरी में हैं, ना हम मीडिया में हैं, ना हम ब्यूरोक्रेसी में हैं। हमें सिर्फ एक चीज दिखाई पड़ती है कि एक एमएलए बना लो, एक एमपी बना लो तो कौम की हालत सुधर जाएगी। बिल्कुल नहीं सुधरेगी। 100 एमपी बना लो, 100 एमएलए बना लो, हालत नहीं सुधरेगी, बिल्कुल नहीं सुधरेगी। जब तक आप एक एक इंसान समाज की हालत सुधारने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होगा, हालत नहीं सुधरेगी। यह कड़वी सच्चाई है, इसको तस्लीम कर लीजिए, उसके बाद अपनी लड़ाई लड़ने का प्लान शुरू करिए। सेवा जो काम कर रही है ना, वो दरअसल वही काम है। मैं उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक खांटी गांव जो होता है ना, वहां पैदा हुआ। गांव में मां बाप को यह पता है कि हाई स्कूल तक पढ़ाई कर लो, फिर इंटरमीडिएट कर लो, फिर आगे क्या कर लो, ग्रेजुएशन कर लो। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है, मां बाप को यह पता भी नहीं है। मेरे मां बाप को भी नहीं पता था। उनको लगता है लड़का या तो आईएएस बन जाए या डॉक्टर बन जाए। उनकी नजर में सिर्फ 2 नौकरियां हैं इस देश में, या तो बेटा बेटी आईएएस आईपीएस बन जाए, डीएमएसपी बन जाए, या फिर डॉक्टर बन जाए। इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता है, और कैसे उस डायरेक्शन में बच्चों को ले जाना है पता नहीं है। हमने 8वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद यह हुआ कि ठीक है हाई स्कूल कर लेना है। खुद से जहन बना के हाई स्कूल कर लिया, इंटरमीडिएट पास कर लिया। अब मुझे अपने घर से 70 किलोमीटर दूर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना था, तो मेरे वालिद साहब तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि बड़ा बेटा है, अपनी आंखों से दूर कैसे करूं इसको, दूर कैसे जा करके रहेगा। मुझे आज भी याद है कि ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मैंने कितना चोरी छिपे एंट्रेंस का फॉर्म भरा, और जब फॉर्म आ गया एग्जाम दे लिया बिना वालिद साहब को बताए हुए। जिस दिन रिजल्ट आया और मैंने जाके वालिद साहब को बताया कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम मैंने पास कर लिया है, अब मैं वहां एडमिशन लेना चाहता हूं, तो वो कितना मायूस हो गए थे। उनको लगा था कि बेटा पढ़ने के लिए दूर चला जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं वहां से निकल के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं आया होता, तो शायद आज उसी गांव में कहीं आसपास में 10-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता, बच्चे पाल रहा होता, आज देश की पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के ना बैठा होता। यह कड़वी सच्चाई है। ऐसे में आप सोचिए ना कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। हमारी कौम में तो या तो अपर क्लास है या फिर लोअर क्लास है, मिडिल क्लास तो हमारे पास है ही नहीं। अगर है तो उसकी तादाद इतनी कम है, इतनी कम है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम कहीं सस्टेन ही नहीं करते हैं इस सिस्टम में, इस सोसाइटी में। इसलिए हमारी लड़ाई और मुश्किल है। जो अपर क्लास है ना, एलीट है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। उसका एम्पायर खड़ा है, उसके पास बिजनेस है, उसके पास अपना निजाम है, उसको पता है कि बेटा कुछ ना कुछ कर ही लेगा। जो लोअर क्लास है, उस बेचारे के पास रोजी रोटी का इतना बड़ा मसला है, उसको लगता है कि बेटा 12, 13, 14 साल का हो जाएगा तो मैं जो पंक्चर की दुकान चला रहा हूं या मैं चाय का जो ठेला लगा रहा हूं, इसमें आकर के मेरा हाथ बटाएगा तो मेरी जिम्मेदारियां और मेरा बोझ कम होगा। उसको लगता है कि बस हमने जो बच्चे पैदा किए हैं, हमारे जो बच्चे हैं, अल्लाह ने हमें जो बच्चा दिया है, वो आगे चल करके मेरे धंधे में, मेरे काम में मेरा हाथ बटाए। वो तो शायद ये ख्वाब भी नहीं देखता कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए।
आप सोचिए आपको कितनी मुश्किल लड़ाई लड़नी है। और अगर आपको लगता है कि सरकार कोई एक प्लान लेकर के आएगी और एक झटके में सारा निजाम बदल जाएगा, तो गलतफहमी है हमारी आपकी। उसके लिए सेवा जैसी सैकड़ों संस्थाओं को खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के शायद कम्युनिटी में ये अवेयरनेस आए, ये बदलाव आए कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। मैं अक्सर बात करते करते एक चीज कहता हूं कि हम इस जिस दौर में जी रहे हैं, हमारे खिलाफ बड़ी साजिशें हैं, बड़ा जुल्म और सितम है, लेकिन इसको अगर हम पॉजिटिव पहलू में देखें ना, तो एक बदलाव जो मैं पिछले 10-15 साल में देखता हूं वो ये है, सड़कों पे मॉब लिंचिंग है, हमारे खिलाफ पूरा जुल्म और सितम है, साजिशें हैं, मिटाने की साजिशें हैं, लेकिन उसका एक पॉजिटिव पहलू यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी मान गया है कि इस मुल्क में जिंदा रहना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। यह सबसे पॉजिटिव चीज हुई है जिसको मैं बहुत पॉजिटिव नजरिए से देखता हूं। और इस पॉजिटिव नजरिए के साथ कैसे सिस्टम बन सके कि हम कम्युनिटी को अपलिफ्ट भी कर सकें, कम्युनिटी में चेंजेस भी आ सकें। मुल्क में कई सारी तंजीमें हैं जो यूपीएससी की कोचिंग चला रही हैं, जो इस तरह की बेदारी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन मैं सेवा के साथ इसलिए और जुड़ा कि ये सिर्फ आईएएस आईपीएस का ही ख्वाब नहीं दिखा रहे हैं, ये पुलिस के सिपाही भी बना रहे हैं, जिसकी और जरूरत है कौम को। आप जब तक जीरो से जो सिस्टम ऊपर चलता है ना, कि पुलिस का सिपाही भी आपके पास होना चाहिए, तहसील में भी आपका आदमी होना चाहिए, ब्लॉक में भी लोग होने चाहिए, और आगे बढ़कर के यूपीएससी क्रैक करके एसपी, डीएम, एसएसपी बनने वाले बच्चे भी आपके बीच में होंगे, अपने आप बदलाव आ जाएगा। आपने कभी एक चीज महसूस की है, कभी इस रिसर्च पे काम करिएगा कि 2010 के बाद एक बारगी समाज बहुत ज्यादा टूट सा जा रहा है। क्यों? बहुत ज्यादा आपके साथ परेशानियां, बहुत अलग थलग पड़ गए आप समाज में, पूरी नस्ल को एकदम एक झटके में अलग थलग कर दिया गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं महसूस करता हूं कि हमारे पहले की एक जनरेशन थी जो या तो प्राइवेट सेक्टर में या फिर सरकारी नौकरियों में थी, और वो ऑफिस में अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ सुबह शाम उठती बैठती थी, दोपहर का खाना साथ खाती थी, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट था। बीच में वो जनरेशन 2010 आते आते रिटायर हो गई, नए लोग भर्ती नहीं होने दिए जा रहे हैं, बहुत सिस्टम से काट दिया गया आपको। एक पूरी टीम है, एक पूरा निजाम है जो चाहता ही नहीं कि आप अपने हमवतन भाइयों के साथ घुले मिलें, उनके साथ बैठें। वो चाहते हैं कि सीधे सीधे दो लाइन खींची हो, एक तरफ मेजॉरिटी खड़ी हो और एक तरफ माइनॉरिटी खड़ी हो, आपस में मिलने जुलने का कोई सिस्टम ही ना रह जाए। और वो सिस्टम बहुत हद तक कामयाब भी है, उसने आपको अलग थलग कर दिया है। इस अलग थलग माहौल में आपको लड़ाई लड़नी है। मैं अक्सर लोगों के बीच में जाके कहता हूं कि ये दीवारों पे नफरत की निशानी घोलने वालों, ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, दिलों को चीरने वाली कहानी छोड़ने वालों, लगाकर धर्म का नारा जला देते हो बस्ती को, कई रोती हुई आंखों में पानी छोड़ने वालों, किताबों को जला दोगे मगर जो राख उभरेगी, किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोलकर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोलकर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, कलम कागज लिए हाथों में बच्चे मुस्कुराएंगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। हमें कई मोर्चों पे लड़ना है। वो लड़ाई
सियासत का सपोर्ट तो हासिल करके लड़ी जा सकती है, लेकिन सिर्फ सियासत से नहीं लड़ी जा सकती। और एक चीज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहां तकरीबन 400-450 लोग बैठे हैं। मैं अक्सर यह बात कहता हूं कि अपने बच्चों के हुनर को पहचानिए कि वो बनना क्या चाहते हैं। मां बाप से ज्यादा उनको आइडेंटिफाई कोई नहीं कर सकता। सोचिए कि शाहरुख खान के वालिद ने चाहा होता कि वो आईएएस बन जाए, तो क्या वो आईएएस बन पाता? शायद आईएएस ना बन पाते और शाहरुख खान भी ना बन पाते। कलाम साहब के वालिद साहब अगर सोचते कि एपीजे कलाम साहब क्रिकेटर बन जाएं, तो शायद वो क्रिकेटर भी ना बन पाते और साइंटिस्ट भी ना बन पाते, प्रेसिडेंट भी ना बन पाते। मेरे वालिद बजिद थे मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। अगर मैं डॉक्टर इधर उधर से बन भी गया होता, डोनेशन वोनेशन से, बड़ी मुश्किल से, तो बहुत ही खराब डॉक्टर बनता। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं होता और अच्छा डॉक्टर भी नहीं होता। तो अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करिए। जब वो 8वीं में पढ़ रहे हो, 6वीं में पढ़ रहे हो, उनका शौक पूछिए, कोशिश करिए कि उनसे बातचीत करिए। और एक चीज और जान लीजिए, यहां जितने लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सबको थोड़ा बहुत नवाजा है। जरूरी नहीं कि आपका बेटा आईएएस बन जाए, आपका बच्चा कुछ बन ही जाए। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत वक्त लगाते हैं, लेकिन बच्चे का जहन नहीं है पढ़ने का। तो इसका हल क्या है? आपका बच्चा तो नहीं बन पा रहा है ना, तो फिर कोशिश करिए, अपने इर्द गिर्द नजर डालिए। कोई बच्चा तो मिलेगा मोहल्ले में ना जो पढ़ने के लिए परेशान है, उसको अपना बच्चा मान लीजिए, खामोशी के साथ उस बच्चे पर इन्वेस्ट कर दीजिए। कोशिश करिए कि उसके वालिदैन को बुला के एक दिन उससे कह दीजिए कि इस बच्चे की पढ़ाई में जो खर्च आएगा, खामोशी से आकर के चुपके से मुझसे ले लेना। और यकीन जानिए, जिस दिन वो आईएएस या आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उस दिन आपको अपने बेटे के आईएएस आईपीएस बनने से ज्यादा खुशी महसूस होगी। ये मैं आपको यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। ये करना पड़ेगा, इतना बड़ा दिल हम सबको करना पड़ेगा, तभी माशरे में सुधार आएगा। ये कड़वी सच्चाई है। दूसरी सबसे अहम बात कि ये ऐसा दौर है कि जब लोग मदद मांगने में भी फ्रॉड और धोखेबाजियां कर रहे हैं और हमारा भरोसा उठता जा रहा है। हम किसी भी चौराहे पर गाड़ी रोकते हैं तो 10 ऐसे लोग हमसे मदद मांगने के लिए आ जाते हैं, जिनको देख के लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी क्या मदद करें। और ये देखते देखते हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हमारा हाथ जेब में जाता ही नहीं। हमें लगता है ये तो धोखेबाज है, ये तो झूठ बोल करके भीख मांग रहे हैं। ये सुबह शाम सबके साथ होता है। दरवाजे पर आवाज लगाने वाले लोग आए हैं, अल्लाह का नाम लेकर के भीख मांग रहे हैं, और आपको देख के लगता है कि यार ये झूठा है, और आपने अपने हाथ बांध लिए हैं। ठीक है, एक अहद कर लीजिए, अगर आपके आसपास या आपके नजदीक कहीं कोई शख्स, कोई बच्चा आपसे तालीम के लिए मदद मांगता है, तो फिर वहां जो कुछ बंधा हुआ हाथ का बचा हुआ पैसा है, कोशिश करिए कि वो जरूर वहां तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए कोई आपसे झूठ बोल के पैसा नहीं मांगेगा। ये जहन बनाइए। और सबकी अपनी मसरूफियत है, सारे काम हम नहीं कर सकते, सारे काम आप नहीं कर सकते, सारे काम निजाम भाई नहीं कर सकते, जवाद भाई फ्लाइट से लेकर के किसी को दिल्ली नहीं जा सकते, फिरदौस भाई बहुत सारे काम हैं जो नहीं कर सकते, वजाहत भाई नहीं कर सकते, रियाज भाई नहीं। अल्लाह ने किसी को पैसा दिया है, किसी को जहन दिया है, किसी को ताकत दी है, सबको अलग अलग कुछ ना कुछ दिया है। उधर कामयाबी क्यों है पता है? उधर एक मदर तंजीम है, उसने सबको इंटरकनेक्ट कर दिया है। हमारे यहां क्या है कि हम, अल्लाह ने हमें नवाज दिया, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, तो हमें लगता है कि बस अब इसके बाद तो हमारे आसपास कोई है ही नहीं। अल्लाह ने हमें थोड़ा सा पैसा दे दिया तो हमें लगता है कि हमारे आगे तो कोई है ही नहीं, मैं जो चाहूं पैसे से हासिल कर सकता हूं। नहीं हासिल कर सकते। मैं दिल्ली रहता हूं, मैं जब
सुबह गाड़ी उठा करके निकलता हूं और लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, इन सब आसपास से, दीवारों के आसपास से गुजरता हूं ना, तो मुझे लगता है कि जिनकी 50 साल हुकूमत थी, आज उनके घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। सच्चाई है या नहीं? कुछ नहीं बाकी रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, सब छोड़ के चले जाएंगे हम आप। और इसमें कोई ऐसा नहीं बैठा है जो 30 साल से कम का हो। एवरेज उम्र जो है वो तकरीबन 65-70 साल है, उसमें भी आखिरी के 15 साल बीमारी की हालत में गुजरने हैं, या तो बिस्तर पे, या तो अस्पताल में, या डॉक्टर से मिलते जुलते। तो मान के चलिए कि बमुश्किल जो 15 साल की अच्छी वाली जिंदगी बची है ना, जिसमें कुछ कर सकते हैं हम आप, तो फिर उसको यूटिलाइज करिए, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मंसूबे बहुत बुरे हैं, हालात बहुत खराब हैं, लेकिन इसी सब के बीच में सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए, तालीम की तरफ मुड़ करके अपनी आने वाली नस्लों को कैसे तैयार किया जा सकता है इस सिस्टम में रहने लायक, इसके लिए गौर व फिक्र करने की जरूरत है। नेल्सन मंडेला एक दिन प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने पूरी टीम के साथ, अपने पूरे स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। प्रेसिडेंट थे, पूरा स्टाफ था, तो अलग से उनके लिए टेबल लगी, अलग से कमरा, जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल है। तो नेल्सन मंडेला की पूरी टीम, उनके सुरक्षा कर्मी, उनकी सिक्योरिटी, उनका स्टाफ जब बैठ के खाना खाने लगा, तो सामने उन्होंने देखा कि एक टेबल पे एक बुजुर्ग इंसान और बैठा हुआ है। अपना ऑर्डर किया हुआ था उसने और खाने का इंतजार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने पीएस को बुलाया और कहा उसको बुला लाओ और अपने साथ बिठा लो। पीएस गया, उसको लेकर के आया और अपनी टेबल पे बिठा लिया। खाना आ गया, सबने खाना खाना शुरू किया, पूरा स्टाफ अच्छे से खाना खाता रहा। वो शख्स खाना खाते हुए लगातार उसने नजरें नीची की हुई थी और उसका हाथ कांप रहा था खाना खाते हुए भी। खाना वाना खा के सब जब चले गए तो पीएस ने नेल्सन मंडेला से कहा कि वो शख्स चला गया, आपने ऑर्डर किया था, मैंने उसको बुला लिया, उसने खाना खाया, और लेकिन मुझे लग रहा है वो बीमार था, उसका हाथ कांप रहा था। तो नेल्सन मंडेला ने कहा नहीं, वो बीमार नहीं था, मैं 27 साल जिस जेल में कैद करके रखा गया था, ये उस जेल का जेलर था, और जब मुझे टॉर्चर किया जाता था और मैं पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब करता था। आज इसका हाथ इसलिए कांप रहा था कि मैं जेल से आने के बाद प्रेसिडेंट बन गया हूं, तो इसे शायद ये इल्म रहा होगा या इसकी सोच ये रही होगी कि जिस दिन मेरा इसका सामना होगा मैं इससे बदला लूंगा। मुझे लगता है इससे बेहतर बदला और कुछ नहीं हो सकता था। तो आज जो आपके साथ हो रहा है, इससे बेहतर बदला कुछ नहीं होगा कि अपनी नई नस्लों को वहां पहुंचा दीजिए जहां आप नहीं पहुंच सके, जहां हम नहीं पहुंच सके, जहां ये लोग नहीं पहुंच सके। अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चे तैयार कर दीजिए। मुझे खुशी है कि मैं अदीबा से मिलके लौटा था, और मैं पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जाता हूं, मैं हिंदुस्तान के बाहर भी गया तो मैंने अदीबा की कहानियां लोगों को बताया, और यह बताया कि एक ऑटो चलाने वाला एक शख्स, मैं अदीबा की कामयाबी से ज्यादा उनके वालिद के सब्र पर रश्क करता हूं। आप तसव्वुर करिए, एक शख्स जो ऑटो चला रहा है, उसकी बेटी 3 अटेम्प्ट फेल होती है ना, चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करती है। क्या हमारे आपके अंदर इतना सब्र है कि हम अपने बच्चों को इतना वक्त दें पढ़ने के लिए? नहीं देते हैं। हमें तो कल रिजल्ट चाहिए ना, पहली बार में ही हमारा बेटा आईएएस ना हो जाए, हमारा भाई आईपीएस ना हो जाए, तो हमें लगता है कि ये तो नकारा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। हमें लगता है इसको छोड़ो, चलो 40,000 की नौकरी लगवा देता हूं, दुबई चले जाओ, सऊदी चले जाओ, कमाओ, क्या वक्त बर्बाद कर रहे हो। नहीं,
आप अपने बच्चों को यूपीएससी की प्रिपरेशन करने दीजिए। यूपीएससी की तैयारी किया हुआ बच्चा, भले ही वो यूपीएससी क्रैक कर पाए न कर पाए, समाज के लाखों लोगों से बेहतर जानकारी रखने वाला बच्चा होगा, यह आप जान लीजिए। तो बच्चों को इंकरेज करिए, बच्चों को हौसला दीजिए, उनको यह एहसास दिलाइए कि तुम पढ़ो, जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। निजाम भाई, आप जो पूरा काम कर रहे हैं, इस काम को इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में लेकर के इस काम को चलूं। और अभी आप यवतमाल, अमरावती, औरंगाबाद, पुणे इस जोन में हैं, इसको और बाहर लेके चलते हैं। इस तरह की तालीमी बेदारी की जो कॉन्फ्रेंस है और सेवा से जुड़े हुए बच्चों की जो कहानियां हैं, अगली बार कोशिश करिए कि किसी दिन भिवंडी चलते हैं, मुंब्रा चलते हैं, औरंगाबाद चलते हैं, अलग अलग जोन में चलते हैं, अकोला चलते हैं। और मैं और हमारे स्टेट चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब और मेरा पूरा डिपार्टमेंट एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए माइनॉरिटी नेशनल चेयरपर्सन और एज ए इमरान, सब किनारे रख दीजिए वो खासदार और ये सारी चीजें। मैं अक्सर कहता हूं ना कि मैं खासदार बन के नहीं बल्कि खाकसार बन के आया हूं। तो आप जहां भी, जैसी भी बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। मैं तो कोशिश करता हूं, मैं तो ढूंढ रहा हूं ऐसे लोग और आगे आए। समाज को एक इमरान, एक निजाम की जरूरत नहीं है, हजारों की जरूरत है, तब जाकर के सिचुएशन बेहतर होगी। क्योंकि हम किस रसातल में पड़े हुए हैं हमें इल्म ही नहीं है। चाय खाने हमसे आबाद हैं रात के 2 बजे, पुलिस के थाने हमसे आबाद हैं, और अब तो हालत यह है कि मैखाने भी हम ही से आबाद हैं। अल्लाह खैर करे, इस नस्ल को बचाए कि जो चीज हम पे हराम करार दी गई, आज उस नशे की जद में अगर आप रेशियो निकालोगे तो हमारे माशरे के बच्चे आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे। इस सब से लड़ने की जरूरत है और अल्टीमेट इसका सिर्फ एक हल है कि उनको बेदार करिए, उनके बीच में चलिए। और चूंकि हम एक मजहबी कौम हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उनकी मदद कैसे ली जा सकती है कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसका भी एक प्लान बनाने की जरूरत है। क्योंकि उनका बड़ा होल्ड है कम्युनिटी पर, कम्युनिटी उनकी बातें सुनती है। इसीलिए जब आपने कहा ना कि मैं तालीमी जमात के कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं, तो मुझे लगा कि एक तबका है जो किसी की नहीं सुनता, वो कम से कम इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ने की तरफ अगर आता है तो जितना वक्त और जितना पैसा लगेगा हम लोग मांग लेंगे भीख, कोई दिक्कत नहीं है, ले आएंगे। और दुनिया में बहुत लोग देने को तैयार बैठे हैं, आप ईमानदारी से कुछ करके दिखाइए, लोग तैयार बैठे हैं देने के लिए। जैसे भी वजाहत भाई ने कहा कि जो सेवा का केंद्र बन रहा है, सेंटर बन रहा है, उसके लिए हम अपनी तरफ से 10 लाख रुपए दे रहे हैं। ऐसे न जाने कितने वजाहत मिर्जा निकल के आएंगे जो ये कहेंगे कि हम, जरूरी नहीं कि 10 लाख ही दें, 10 रुपया भी दे सकते हैं तो दीजिए, एक कलम भी दे सकते हैं तो दीजिए, एक ईंट भी दे सकते हैं तो दीजिए। और हमारे जो आर्किटेक्ट साहब थे वो कह रहे थे कि इमरान भाई ने वादा किया है। हां बिल्कुल, उस दिन मैंने वादा किया था जब आप लोग पहली बार आए थे। तो मैं अभी यहां ऐलान करता हूं कि मैं अपनी निधि से, जो हमारी निधि है, पहला इंस्टॉलमेंट आपको 1 करोड़ रुपए का आप प्रपोजल लेकर के आए, मैं इंशाल्लाह, और सिर्फ खुद नहीं दूंगा, और भी जो खासदार हैं महाराष्ट्र के, मैं उनका भी दामन पकड़ के झंझोड़ूंगा कि आप इसमें दीजिए, मुझसे निधि जहां लेना हो ले लीजिएगा। तो मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह इस सेंटर को बनने में वक्त नहीं लगेगा। मैं तो तसव्वुर कर रहा हूं कि यह सेंटर बने, इसके बाद 2-4 सेंटर और भी अलग अलग जगहों पे उसकी नींव डाली जाए। तो मैं आज कोई तकरीर करने नहीं आया हूं, आज कोई प्रोटोकॉल लेकर के नहीं आया हूं, सीधे इन्होंने मुझसे कहा कि हाजिर होना है। चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग्स चल रही हैं, बिहार का इलेक्शन कल परसों में अनाउंस हो जाएगा, मैं उसका मेंबर हूं,
तो रात के 1 बजे तक हम स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग कर रहे थे, सुबह 5 बजे एयरपोर्ट निकलना था। तो बस, और यह सिलसिला कई दिन से चल रहा है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, और अभी रात में पहुंचूंगा, सुबह फिर 8 घंटे की मीटिंग है। तो लगता है कई रात का जागा है मुसव्विर, तस्वीर की आंखों से थकन झांक रही है। तो मैं थका हारा यहां आया हूं, लेकिन जवाद साहब को सुन करके, निजाम भाई को सुन करके, आप सबसे मुलाकात करके और उन बहनों को सुन करके जो जा रही हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए उनसे गुफ्तगू कर रही हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमसे तो कभी कोई बात करने आया ही नहीं कि यार क्या बनना चाहते हो, किस तरफ जाना चाहते हो, पढ़ो, पढ़ना चाहिए। ऐसे कितने बच्चे हैं समाज में जिनको शायद कभी किसी ने एक बार कह दिया होता कि बेटा आईएएस बनो, तुम बन सकते हो। तो सोचो ना, मुझे याद है, बहुत दिल खोल के बात कर रहा हूं तो मेरा मन कर रहा है मैं ये बात कहूं। 2017 में पहली बार जब मैं दिल्ली आया तो मैं अपने एक दोस्त के साथ लुटियन जोन में घूम रहा था, जहां सरकार रहती है, जहां एमपीज रहते हैं। तो नेम प्लेट पे मेरा जहन गया, शरद पवार जी का घर, सोनिया जी का घर, इनका घर, उनका घर। तो मुझे 2017 ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो मैं उस दोस्त के साथ वापस चला गया, वो जेएनयू में पढ़ता था। फिर मैं अगले दिन गाड़ी उठाई मैंने, फिर मैं आया और मैं पूरा लुटियन घूमता रहा और मैं सोचता रहा था कि एक दिन इंशाल्लाह यहां अपना भी घर होगा। यह ख्याल जहन में आया। और आप जब कोई इरादा बना लेते हैं ना, तो अल्लाह मदद करता है, असबाब पैदा करता है। मैं किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा नहीं हूं, कोई बैकग्राउंड नहीं, ना मेरे दादा ना मेरे वालिद, कोई सियासत में नहीं, किसी का दूर दूर तक कोई लेना नहीं। अल्लाह ने एक हुनर दिया था शायरी का, लेकिन शायरी के साथ पॉलिटिक्स में आना और देश की राज्यसभा में पहुंचना, यकीन जानिए आज तक मैं यहां यह बात बता रहा हूं, आज तक हमारी पार्टी के लीडर ने, पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिकल कर भी नहीं रहा हूं, राहुल गांधी जी ने आज तक मुझसे मेरे वालिद का नाम पूछा नहीं, और शायद उन्हें पता भी ना हो, पूछा ही नहीं। मैं मिला और मिलने के बाद गुफ्तगू हुई, बातचीत होती रही। तो अगर प्रतापगढ़ जैसी छोटे सी जगह से निकल करके कोई लड़का देश की पार्लियामेंट में अपर हाउस में पहुंच सकता है, तो इस देश के किसी भी गली मोहल्ले से निकला हुआ लड़का आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, टॉप क्लास का पॉलिटिशियन बन सकता है। बस अपने सपने बड़े करो और उन सपनों के लिए ईमानदारी से मेहनत करो। सबसे बड़ी बात होती है ईमानदारी। आपने जो टास्क चुना है ना, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करना। 2 चीजों पे काबू पाइए। मैं अक्सर, मुझसे लोग कहते हैं इमरान साहब आप कैसे, ये सारा सफर कैसे है, तो मैं उनसे 2 चीजें कहता हूं कि जिंदगी से जुड़ी हुई 2 सबसे अहम चीजें हैं जिस पे आपको काबू पाना रहेगा। पहली नींद, दूसरी भूख। अगर आप अपनी नींद और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते। हम सफर शुरू करने से पहले सोचते हैं कि रास्ते में ढाबा कहां आएगा, होटल कहां आएगी, नाश्ता पैक होके रखा है कि नहीं रखा है, लंच कहां करेंगे, आता है कि नहीं, गोश्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह है आता है कि नहीं, अच्छा सोएंगे कहां, अच्छा होटल मिलेगा कि, ये जहन बना करके हम घर से कोई सफर, हम किस काम के लिए जा रहे हैं उस पर तबसरा ही नहीं करते, उस पर प्लान नहीं बनाते। हम इस पे प्लान बनाते हैं कि सफर कैसा होगा। तो नींद और भूख। मैंने एयरपोर्ट पे एक ब्लैक कॉफी पी, मुझे ख्याल भी नहीं, इतना शानदार प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आने के बाद भूख का ख्याल भी आए तो आप समझ लीजिए कि जहन से इस प्रोग्राम में बैठे ही नहीं है। हमें 2 चीजों पे काबू पानी जरूरी है और ये अपने बच्चों को भी समझाना है। तो इसलिए साथियों, आप सबसे गुजारिश है
कि कोई निजाम साहब जैसा सरफिरा इंसान आगे आए ना, खुद तो हम नहीं कर सकते, खुद हम इतनी कॉल नहीं उठा सकते, इतना दर्द नहीं ले सकते, तो अगर कोई कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई तो कर ही सकते हैं ना। समाज में कितने निजाम हैं, कितने जवाद जैसे लोग हैं, कितने फिरदौस साहब जैसे लोग हैं, अगर हैं तो इनकी इज्जत करिए, इनका एहतराम करिए, इनको हौसला दीजिए। मैं दिन भर मुसलसल बहुत सारे परेशानियों से जूझता हुआ आता हूं और शाम में, रात में किसी एक बुजुर्ग खातून का फोन आता है और वो कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारी मां की तरह हूं, मैं तुम्हारे लिए नमाज में दुआ करती हूं। आप यकीन जाने दुनिया की कोई भी दौलत से ज्यादा सुकून इसमें मिलता है जब कोई एक शख्स या एक खातून ये कहती हैं कि बेटा तुम हमारे लिए बेटे की तरह हो, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, तुम ये लड़ाई लड़ते रहना, डरना मत, हिम्मत मत हारना। बस यही एक चीज आपको कितना हौसला देती है। तो हम कुछ और नहीं कर सकते। हमारे साथ मसला क्या है ना, हम खुद करते भी नहीं है, हौसला भी नहीं देते हैं, और जितनी तनकीद हो सकती है उतनी तनकीद करते हैं। हम फरिश्ते ढूंढ रहे हैं, हम इंसान तलाश ही नहीं रहे। हमें पॉलिटिक्स में फरिश्ता चाहिए, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने वाला आदमी फरिश्ता चाहिए। हम उससे बात करते हुए कहेंगे अच्छा ये हिसाब है, इसमें तो 10 रुपए का घपला दिखाई पड़ रहा है, तो हम उसकी सारी कारस्तानी, उसका सारा किरदार उस 10 रुपए 10,000 रुपए की बुनियाद पे मटिया मेट कर देंगे, जहन बना लेंगे कि ये तो बुरा आदमी है। नहीं, इन सब से उबर जाओ। बर्बादियों के मशवरे जो है ना कहां कहां हो रहे हैं सोच भी नहीं सकते हो, किस किस तरह के मंसूबे हैं खराब, तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए मेरी नस्लों, मेरे अपनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माओं, बहनों, बस तुम्हारे हर मसले का हल तालीम में है। हर मुश्किल का हल कहीं ना कहीं तालीम में जाकर के निकलेगा। तुम्हें हर जगह लोगों की जरूरत है। इसलिए इस तरह के कोई भी काम के साथ जुड़िए, उनको हौसला दीजिए, उनकी मदद करिए, जैसे भी मदद कर सकते हैं। और यहां से जाने के बाद मैं एक गुजारिश आप सबसे करूंगा, यहां से जाकर के भूल मत जाइए। आप सारे लोग अगर फेसबुक नहीं चलाते, ट्विटर नहीं चलाते, इंस्टाग्राम नहीं चलाते, तो व्हाट्सएप तो सब चलाते हैं। आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपके जो भी तासुरात हैं, अच्छे या बुरे, जो भी हैं, मैं इतनी आजादी देता हूं, उसके बारे में कोशिश करिए कि 1 मिनट का वीडियो बना करके फॉरवर्ड कर दीजिए कि आज मैं यार एक ऐसे प्रोग्राम में गया, आज मैंने ऐसा, मुझे लगा कि इस तरह की और जरूरत है। कुछ नहीं तो लिख करके लोगों को फॉरवर्ड करिए। चौराहे पर चाय की दुकानों पे बैठिए तो तालीम पे बात करिए। हम चाय की दुकान पे बैठते हैं तो पहले सूबे की हुकूमत गिराते हैं और फिर दिल्ली की, और चाय खत्म होते होते आराम से घर चले जाते हैं। शाम में बिरयानी खा रहे होते हैं तो अपने यहां का खासदार हराते हैं, फिर आमदार हराते हैं, और फिर बिरयानी खत्म होते होते सब भूल जाते हैं। हमारे साथ मसला है, वो हमें तस्लीम करना पड़ेगा। जब तक तस्लीम नहीं करोगे अपनी कमियां, तब तक सुधार आ ही नहीं सकता ना। तो हम तो तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं सरकार हमें पढ़ने नहीं देना चाहती। आप पढ़ने की कोशिश करो। हमारे यहां आखिर में एक वाकया बता करके खत्म करूंगा अपनी बातचीत। हमारे यहां एक सीनियर आईएएस हैं, मुस्लिम हैं, 3 अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए। इंटरव्यू तक जाते थे यूपीएससी में, इंटरव्यू में छट जाते थे। यह वाकया मुझे मेरे वालिद ने बताया था। आखिरी अटेम्प्ट था उनका, कई अटेम्प्ट के बाद, उम्र हो रही थी, तो सब दोस्त कहते थे कि यार कोई नौकरी कर लो, अब आईएएस नहीं बन पाओगे, उम्र निकल जा रही है, वरना सब खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा आखिरी अटेम्प्ट है, कोशिश कर लेते हैं। इंटरव्यू में गए, पैनल बैठा था, पैनल ने उनसे कहा, काफी देर बातचीत करने के बाद, पैनल भी तो सेलेक्ट करने के लिए थोड़ी बैठा है, पैनल मान के बैठा है कि कैसे इसको छांटें,
आप ये भी मान के चलो, अगर दूसरों की कॉपी 100 नंबर में जांची जा रही है तो ये मान के चलो कि तुम्हारी कॉपी 200 नंबर में जांची जाएगी। इस लेवल की तैयारी करके लड़ना है। तो उनसे बात करते करते उन्होंने कहा कि बनारस गए हो, पैनलिस्ट ने। तो उन्होंने कहा कि हां साहब गए। बोले वो घाट पे गए हो? तो उन्होंने कहा हां घाट पे गए। बोले बताओ उस घाट पे कितनी सीढ़ियां हैं? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन यूपीएससी में। आप तसव्वुर करो, आदमी मना कर दे कि नहीं गया हूं तो भी अच्छा नहीं, कौन सीढ़ियां गिनता है? अभी आप यहां से ही चढ़ के आए, पूछे कोई कि उसमें कितनी सीढ़ियां हैं, तो शायद हमारा आपका जहन भी नहीं गया होगा। उन्होंने ऐसे ही कहा कि साहब उसमें 85 सीढ़ियां हैं, 85। तो पैनलिस्ट ने कहा कि नहीं 65। ऐसे ही तुक्का। उन्होंने कहा नहीं 85 है। पैनलिस्ट ने कहा नहीं 65। डिस्कशन होता रहा, अल्लाह जहन देता है। उन्होंने कहा साहब हां आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं। मैं जब गया था तो बरसात का मौसम नहीं था, आप जब गए थे तो बरसात का मौसम था। 20 सीढ़ियां डूबी हुई थी, पानी बढ़ा हुआ था। इस एक बात पर पैनलिस्ट ने कहा, कलम रखी और कहा मैं तुम्हें सेलेक्ट करने के इरादे से नहीं बैठा था, लेकिन तुम्हारा जवाब ऐसा है कि मैं तुम्हें काट नहीं सकता हूं, तुम सेलेक्ट हो। तो कोशिश तो करना है, बाकी तो फिर कोई और ताकत है ना, वो असबाब पैदा कर रहा है ना। मैं तसव्वुर कर सकता था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा। निजाम साहब सोच सकते थे कि ऐसे ही हमने एक प्लान शुरू किया है और उसमें आज हजारों लोग जुड़ जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बनेंगे। काम करो, कोशिश करो, कोई और ताकत है। रिजल्ट देने वाली ताकत तो कोई और है। अगर आप ये मान के चलोगे कि हम ही रिजल्ट भी देंगे तो फिर तो खुदा ही दावा हो गया ना। रिजल्ट तो कोई और देगा। कोशिश करो, काम करो, अल्लाह असबाब पैदा करेगा। ईमानदारी हो, समाज, कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम सारे लोगों को करना पड़ेगा। और मैं यहां बैठा था तो पीछे हमारे मुझे एक सरदार भाई दिखे। मैं तो हमेशा इंस्पिरेशन लेता हूं इस कम्युनिटी से। आप तसव्वुर करिए कि इंदिरा गांधी जी के मर्डर के बाद क्या माहौल था देश में सिख कम्युनिटी के खिलाफ, पूरे देश में। लेकिन इस कौम ने अपनी खिदमत से, अपनी सेवा से पूरे मुल्क में ऐसा माहौल खड़ा किया कि आज कहीं भी कोई मुश्किल आए, कहीं कोई आपदा आए, कहीं कोई परेशानी आए तो हर आदमी याद करता है कि भाई सिख भाई सबसे ज्यादा खिदमत में आगे रहते हैं। मैं आज तक पूरी दुनिया में किसी सिख कम्युनिटी के इंसान को भीख मांगते नहीं देखा है। आप लोगों ने भी शायद नहीं देखा होगा, नहीं देखा है ना। सरापा पगड़ी बांध के आप उन्हें कभी भीख मांगते नहीं देखेंगे। हमारे यहां तो भीख मांगने के लिए चोला ओढ़ा जाता है या नहीं? तो मेरे भाई, अपने आसपास के माशरे को नजर तो हमें रखनी पड़ेगी, हमें गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी। मैं आखिर में जाते जाते 3 शेर सुना के जाना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरा काम भी है, वो मेरा फर्ज भी है, वो जरूरत भी है। मैं अक्सर लोगों से गुफ्तगू करता हूं तो ये कहता हूं कि दुनिया पे उंगली उठाने से पहले अपना गिरेबान एक बटन खोलो और उसमें झांको कि गलतियां तो तुमसे हुई हैं। पूरी दुनिया में अगर मसले हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां तो हमारी नस्लों से हुई हैं। मैं गजल के 2 शेर सुनाता हूं आपको। बिल्कुल। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। हल
थे दुनिया के मसाइल जिनसे हल हुआ करते थे, दुनिया के मसाइल जिनसे मसला अब हैं मुसलमान, कहां चूक हुई मसला अब हैं मुसलमान, कहां चूक हुई। खड़ा हूं यहां व्हाइट हॉल में और मुखातिब कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान भर के अपने लोगों को कि तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई, फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और एक शेर जिसके लिए मैंने 3 शेर आपको सुनाए कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। और निजाम साहब जैसे कुछ लोग, जवाद भाई जैसे कुछ लोग, फिरदौस साहब जैसे लोग, मैं उन सब के हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूं कि बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, सोचता रहता हूं इमरान, कहां चूक हुई, सोचता रहता हूं इमरान, कहां चूक हुई। वजाद भाई, निजाम भाई, आप सबसे वादा करते हुए मैं अक्सर इंटरव्यू में यह बात कहता हूं कि हर इंसान अपनी पॉलिटिक्स का एक क्राइटेरिया चुनता है। मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स का क्राइटेरिया मैंने अपने लिए चुना है। मुझसे तालीम पर कभी कहीं कोई जरूरत हो दौड़ करके आऊंगा, यह आपसे वादा कर रहा हूं। जब भी बुलाएंगे अपनी निधि लेकर के, अपना वक्त लेकर के, अल्लाह ने जो सलाहियत दी है वो सलाहियत लेकर के, जब भी आप मुझे आवाज देंगे उसमें जरूर आपको खड़ा मिलूंगा, क्योंकि मैंने अपने लिए वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स चुनी है। और इंशाअल्लाह, मैं पिछली बार आए थे निजाम भाई तो मैंने उनसे गुफ्तगू भी की थी, ऐसी मुश्किलें आएंगी। सर सैयद साहब जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना रहे थे और लोगों से मांगने के लिए जाते थे तो बहुत सारे मसले ऐसे भी गुजरे हैं कि लोगों ने दिया नहीं बल्कि हाथ पे थूक दिया, जूते की माला पहना दी। तो ये सब मसले पेश आएंगे, इन सब से लड़ा जाएगा और आखिर में दुनिया कहेगी कि कोई निजाम साहब और उनकी पूरी टीम सेवा की थी जिसने कुछ बड़ा काम किया। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। हम सब मिल के ताजमहल बनाएंगे। जो हमारे पास है वो हम देंगे, जो इनके पास है ये देंगे, जो निजाम साहब के पास है वो वक्फ करेंगे। मिल करके
हम सब कुछ ना कुछ वक्फ करेंगे, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे। पूरी उम्मीद और पूरी यकीन के साथ रहिए, क्योंकि मायूसी तो कुफ्र है। शुक्रिया।